नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पे। आप सभी ने यदि पिछले वीडियो जेएफ लॉ क्लासेस के सारे देख लिए हों और यदि आपको वीडियो पसंद आ गए हों तो उन वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से जेएफ लॉ क्लासेस पर वीडियो डाल रहे हैं और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी कड़ी को लेके आगे चलते हैं हम। जो पिछला वीडियो हमने ख़त्म किया था वो प्राइवेट डिफेंस पे ख़त्म किया था और प्राइवेट डिफेंस के मैंने आपसे 2 सेक्शन के बारे में बात कही थी कि मैं 2 सेक्शन आपको और आगे अच्छे तरीके से बताऊंगा। जो एक तो सेक्शन नंबर 100 था, एक था सेक्शन नंबर 100 और एक था सेक्शन नंबर 103। ये 2 सेक्शन आज आपको पढ़ाना हूँगा। पूरी वीडियो आज सिर्फ इन 2 ही सेक्शनों के ऊपर बनने वाली है। तो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको नियमों के बारे में पता ही है कि आप हेडफोन लगा लें और पेन, कॉपी, बियर एक्ट इत्यादि लेकर ही बैठें, जिससे क्या है आपको जो वीडियो देख रहे हैं वह पूरी तरह से वीडियो समझ में आ जाए। चलिए अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा सेक्शन 100। जो 100 सेक्शन में आपको बता रहा था वो ये आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको इसको चालू करने से पहले मैं आपको कुछ निजी प्रतिरक्षा के बारे में बता देता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में निजी प्रतिरक्षा के बारे में जो बताया था वो हमारा जो एरिया आता है वो 96 से लेकर 106 तक आता है, 96 से लेकर 106 तक। तो 96 में जो बात बताई गई थी वो ओनली ये बताई गई थी प्रतिरक्षा के बारे में कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो प्राइवेट डिफेंस के बारे में 96 में बताया गया था। और 97 ये बता रहा था हमारा कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है यानी निजी जो प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब वो प्रतिरक्षा चाहे वो स्वयं की हो या फिर अन्य व्यक्ति की हो, अपने शरीर की प्रतिरक्षा और अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा के बारे में या फिर अपनी संपत्ति के बारे में या फिर अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा के बारे में 97 कहता था। उसके बाद जो 98 आता है वो 98 ये कहता है, मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति आपके ऊपर कोई वार कर रहा है और ऐसी संभावना है कि आप उसको बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा लिए हुए बचाव नहीं कर सकते, तो आप 98 में प्राइवेट प्रतिरक्षा ले सकते हैं। अब आता है हमारा 99। जो 99 हमने निर्बंधन पढ़े थे 4। या आपको जब कभी भी प्राइवेट प्रतिरक्षा लेते हो तो 4 निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ही प्राइवेट प्रतिरक्षा लेंगे। पहला लोक सेवक था, लोक सेवक यदि कोई कार्य कर रहा है। दूसरा, लोक सेवा के निर्देश में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। तीसरा, यदि आप सहायता केंद्र है और आप सहायता लेने के लिए आबद्ध हो, वहाँ पर आपको सहायता मिल रही तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं ले सकते। चौथा जो पॉइंट था वो अपहानि से अधिक अपहानि कारित नहीं होगी, यानी आपको उतने ही साधन का उपयोग करना है जितने साधन के लिए आवश्यक है। अब आता है हमारा, मैंने 1 और 2 और उधर 4 और 5 आपको बताया था, 6 भी आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। अब करते हैं हम बात शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में।
अब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा जो हम ले रहे हैं, ये प्रतिरक्षा हमारी वहां तक होती है जहां तक हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। यानी शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है, और इस प्रतिरक्षा के तहत जो 7 ग्राउंड बताए गए हैं, यदि उनके तहत यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित कर देता है तो उसकी स्थिति में वहां पर कोई अपराध नहीं माना जाता है। तो इस स्थिति में कोई अपराध नहीं माना जाता है। अब 7 इसके जो ग्राउंड हैं, और जो संपत्ति के संबंध में आता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यानी हमको जो मृत्यु कारित करने के लिए जो उपबंध देते हैं प्राइवेट डिफेंस में, वो सेक्शन नंबर 100 और 103 देते हैं। 100 और 103, ये 2 सेक्शन आपको एक साथ पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको 7 ग्राउंड याद होना चाहिए। आप 7 ग्राउंड ऐसे याद करना है जो ऐसे समझना कि एग्जाम के लिए आपके सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें मैं आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ। और वैसे तो इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है वो पहला ये रखना है, मृत्यु की संभावना है, परिणाम घोरोपति की संभावना है, रेप की कंडीशन बन रही है, प्रकृति विरुद्ध तृष्णा, व्यापहरण और अपहरण, या फिर सदोष परिरोध कर रहा है तुम किसी को, या फिर अम्ल फेंक दिया है, अम्ल फेंकने का प्रयत्न कर रहा है। ये 7 कंडीशन हमारे शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में मृत्यु कारित करने तक कर सकते हैं। अब इसमें कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं। वो निर्बंधन ये कहता है, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है, धारा 100 के अधीन जो मृत्यु कारित करता है, तो उसके लिए एक धारा आती हमारी 99। इसमें हमने 4 कंडीशन बताई थी, उनके अधीन रहते हुए आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। और एक धारा और बताई थी मैंने आपको 101। तो 101 में जो बताया गया था, जो 101 धारा थी उसमें यह बताया गया था कि कोई व्यक्ति मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित कर सकता है। यानी जो 101 ये कह रहा था कि आपको उसमें मृत्यु कारित नहीं कर सकते। यदि 199 के निर्बंधन के अधीन नहीं आ रहा है तो आप अपहानि कर सकते हैं 101 में। तो आपको यहां पर पालन करना होगा 99 और 100। यानी इसमें जो बताया गया पूर्व अंतर्वर्ती सभी धाराओं का पालन करना होगा। यदि उनके अंतर्गत कोई अपराध नहीं आ रहा है तो आपको इसके अंतर्गत यदि आप मृत्यु कारित कर देते हैं तो कोई भी अपराध नहीं माना जाता है। अब मान लीजिए ऐसी आशंका हुई या ऐसा हमला हुआ जिसका परिणाम क्या होता है, घोरोपति है या मृत्यु है या रेप की कंडीशन बन रही है या प्रकृति विरुद्ध तृष्णा है, व्यापहरण अपहरण है या फिर सदोष परिरोध है। और सदोष परिरोध भी ऐसी आशंका बन रही है जिसमें कि मृत्यु होने की घोर संभावना है, या फिर कोई व्यक्ति अम्ल फेंकता है या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करता है, तो इस स्थिति में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। यानी मैंने आपको 7 ग्राउंड बता दिए हैं। यानी सामने वाला ये अम्ल फेंकने का जो प्रयत्न कर रहा है, या फिर मान लीजिए ऐसी हमको आशंका होनी चाहिए कि अम्ल वो फेंकने ही वाला है। यदि अम्ल फेंकने की आशंका हो रही है तो हम इस स्थिति में मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूं तो आपकी समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको इसको लैंग्वेज के साथ बता देता हूं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है?
तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतरिम धारा, पूर्ववर्ती अंतरिम धारा कौन सी बताई गई है, एक तो 99, एक 101, दो धाराओं को आपको अधीन रह के हुए उनके जो निर्बंधन बताए गए उनके आपको अधीन रहना है। हमलावर की स्वेच्छा या मृत्यु कारित करेगा ऐसी अपहानि तक जो जिसके लिए वह कारण है तथा अधिकार के प्रयोग अवसर पर किसी भी भांति के यदि ये 7 कंडीशन बन रही हैं तो आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब आया क्या कि मान लीजिए कोई ऐसा हमला होने की आशंका है जिस हमले के परिणाम स्वरूप क्या होगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी, तो वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। यहाँ पर कोई हमला ऐसा हुआ जिससे युक्त आशंका है कि इससे घोरोपति होने की पूर्ण संभावना है, या पर रेप की पूर्ण संभावना है, या पर प्रकृति विरुद्ध तृष्णा की पूर्ण संभावना है, या पर व्यापार अपहरण की संभावना है, या सदोष परिरोध इस प्रकार से रखता है कि कोई सहायता नहीं मिलेगी, या फिर अमल फेंकने का प्रयत्न, तो आपको इसके सेक्शन भी याद रखना है। ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है, लेकिन आपको तो यही चीज़ें याद रखना है, लेकिन आपको सेक्शन याद हो जाए, आगे भी ये सेक्शन जो सारे दिए गए हैं इसमें 7 पॉइंटों के, वो आपको याद होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक एक से इसके सेक्शन बता देता हूँ। ये मृत्यु वो जाता है आपका 300 में, मर्डर है, और इसके लिए हमारा दंड है 302 में, तो 300 और 302 आपको याद होना चाहिए। घोरोपति आपका आता है 320 में परिभाषित है, और इसके लिए दंड है 325 और 326। इसके लिए जो दंड बताएगा 325 और 326 में, और रेप जो परिभाषित है वो 375 में है, और इसके लिए दंड है 376 में, तो 75-76 में आपको रेप मिलेगा। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, तो प्रकृति विरुद्ध जो काम तृष्णा है वो 377 में मिलता है आपका, 377 377। अब आता है आपका व्यापारण और अपहरण। जो व्यापारण है वो 359 में है, अपहरण है वो 362 के अंतर्गत है, और जो व्यापारण का जो दंड है वो 363 में बताया गया है, व्यापारण का किडनैपिंग का 363 में इसका दंड बताया गया है। और अम्ल फेंकने के बारे में तो वो 326A और 326B, तो ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए। तो ये तो आपको होगा कि आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा ले रहे हैं तो आप किस दशा तक मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, संपत्ति के विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा ले सकते हैं, तो उस प्रतिरक्षा में आप मृत्यु किसी व्यक्ति की कारित कर सकते हैं। जिस प्रकार हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कर रहे थे, उसी प्रकार हम संपत्ति की उसमें भी प्राइवेट प्रतिरक्षा लेंगे। तो इसके संबंध में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जो बड़े बड़े अपराध होते हैं, जैसे लूट हुआ, लूट, रात्रि गृह विदन और अग्नि द्वारा अरेस्ट, यानी इसकी जो कंडीशन बताई गई है वो 4 कंडीशन है। लूट, अग्नि द्वारा अरेस्ट, रात्रि गृह विदन, या फिर चोरी, रिष्टि, गृहती चाल, और इसकी परिस्थिति ऐसी बन रही है या इसकी आशंका ऐसी बन रही है कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इससे मेरी या तो घोरपति हो जाएगी या फिर मृत्यु हो जाएगी। तो इन 4 कंडीशनों में, जो 4 कंडीशन है, इन कंडीशनों में यदि कोई व्यक्ति करता है या कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यानी अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार वहां तक रखता है जहां तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। मान लीजिए कोई लूटने आया, अब लूट कहाँ है? लूट हमारी, आपको ये भी सेक्शन, सारे सेक्शन याद होने चाहिए। लूट है हमारी 390 में, 390 लूट। रात्रि गृह विदन ये हमारा आता है 346। अग्नि द्वारा दृष्टि तो ये शायद हमारा आता है अग्नि द्वारा दृष्टि 346
36 में है अग्नि द्वारा दृष्टि, और चोरी दृष्टि गृहतिचार, चोरी हमारा 378 में है और दृष्टि 425 में है, 426 में इसका दंड है, और गृहतिचार 441 में है, नहीं सॉरी 41 नहीं 42 में, 442 सॉरी। तो ये कंडीशनों में आपको यदि देखने को मिलता है तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित सिर्फ उस स्थिति में कर सकती हैं जिस स्थिति में ऐसा लगता है कि आपको लूट की संभावना बन रही है। लेकिन इसमें भी आपको दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो ये आती है कि मान लीजिए कि आपको 99 का पालन करना होगा और 104 का पालन करना हुआ है, ऐसे इन दो के अधीन कोई अपराध नहीं बन रहा है या कोई अपराध के अधीन आ रहा है तो उनका सहारा लिया जाएगा। यदि उनके अधीन नहीं आ रहा है तो आपको मृत्यु कारित करने तक आपको इसके बारे में कर सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ एक दो, हालांकि इसमें उदाहरण नहीं है, फिर भी आपको जहाँ तक है मेरा समझ में तो आ गया होगा, फिर भी मैं आपको इसके उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, अब ये चोरी करता है, ये क्या करता है, चोरी करता है। किसके घर में, बी के घर में। ए गया चोरी करने बी के घर में। कौन गया, ए। ए कौन है, चोरी करने वाला, और बी कौन है, गृह स्वामी, अपने गृह का मालिक है, गृह स्वामी, गृह स्वामी। अब बी क्या हुआ, तैयारी के साथ गया और वो एक हथियार या ऐसे कहते हैं एक साथ में बंदूक रख के ले गया। क्या ले गया, बंदूक। अब बंदूक इसलिए नहीं ले गया कि मेरे को मृत्यु कारित करना है, बंदूक इसलिए ले गया कि यदि किसी ने पकड़ लिया चोरी करते हुए, यदि किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उस स्थिति में मैं बंदूक दिखाकर वहां से चोरी करके निकल आऊंगा। स्थिति ऐसी हुई कि बी अपनी बंदूक को ले गया और वो बंदूक खाली ही ले गया कि मैं खाली से किसी व्यक्ति को बी को धमका दूंगा। स्थिति ये हुई कि बी ने देख लिया किसको, ए को चोरी करते हुए, और बी ने देखा कि ये चोरी कर रहा है और साथ में बंदूक भी है। बी को लगा कि यदि मैं इसको देख लेता हूँ या इसका पीछा करता हूँ तो ये मेरे ऊपर बंदूक तान देगा। बी के पास एक लाइसेंस की बंदूक थी और बी ने उस बंदूक से ए को गोली मार दी। तो ये ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये को बी को ऐसा लगा कि ये चोरी करता है, यदि मैं इसको विरोध करूँगा तो मेरी मृत्यु या घोरपति होने की आशंका है। तो बी ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। सारे ऐसे ही हैं। रात्रि गृह विदन भी ऐसा ही आता है, अग्नि द्वारा दृष्टि। रात्रि गृह विदन देखो क्या होता है कि मान लो आप एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि एक सनसनी रात है, काली काली रातें हैं और ए पुत्र है, ए कौन है, पुत्र है, और बी पिता है। अब ये क्या है, गया था बाहर और बी था घर में। बी कौन है, पिता है। अब बी घर में था और ये गया था बाहर घूमने, या फिर मान लीजिए कहीं पार्टी मार्टी में था या शादी मादी में गया था। अब ये आया रात के 2 बजे पार्टी से निकल के। ये रात के कितने बजे आया, 2 बजे रात के आया पार्टी से होकर के। ये गया भीतर, लेकिन क्या है, घर का जो था ताला लगा था, कुंडी लगी थी। तो ये ने क्या किया, ये दीवार कूद करके ऊपर से आया। गेट उसने नहीं बताया क्योंकि पिताजी की नींद खराब ना हो, इसलिए वो है ऊपर दीवार को कूदते हुए आ गया अंदर। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया और
पिताजी को लगा कि कोई आ गया है चोर, या रात्र में घुस रहा है दीवार फांद के, तो रात्रि गृह वेदन है, सीधी बात है। तो उसको गृह वेदक समझ के, किसको, ए को गृह वेदक समझ के ऐसा लगा कि ये कोई गृह वेदक है। और बी ने क्या किया, बी जो पिता था उसने एक लाठी उठाई और ए के सर में मार दी, ए के सर में मार दी और ए की मृत्यु हुई। तो बी ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कोई गृह वेदक है और रात्रि में गृह वेदन कर रहा है। अब बी को पता नहीं था कि उसका पुत्र ही है ये। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में सारे सेक्शन एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। फिर भी आपको मैं एक क्विकली रिवाइज यानी फास्टैग रिवीजन के बारे में आप एक बार उंगलियों पर याद रख लें कि प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है, कौन सी प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा, सॉरी, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो कहाँ से कहाँ तक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा कहाँ से कहाँ तक है, 96 से 106 तक। 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। 97 में प्राइवेट प्रतिरक्षा दो प्रकार की बताई गई हैं, एक शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, एक संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा। 98 में पागल व्यक्ति से प्राइवेट प्रतिरक्षा बताया गया है, इंटॉक्सी पर्सन। और 99 में 4 निर्बंधन बताए गए हैं, और 100 में और 103 में मृत्यु कारित कर सकते हैं आप संपत्ति के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध पहले, फिर संपत्ति के विरुद्ध। और 106 में भीड़ वाला, वो मैंने आपको उदाहरण बताया था। इत्यादि सारे सेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। और ये हमारा जो अध्याय 4 चल रहा था, अध्याय 4 हमारे कहाँ से कहाँ तक चला, तो अध्याय चला हमारा 76 से लेके 106 तक। ये आता है हमारा साधारण अपवाद के बारे में। ये साधारण अपवाद के बारे में मैंने आपको बताया, पूरा अध्याय जो था। तो इसके करीबन 4 या 5 वीडियो हमने बना चुके हैं। 4 या 5 वीडियो मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को समझ में जहाँ तक है मेरा आ गया होगा। और यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया या कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसको समझाने की लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको समझा दूंगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारी वीडियो को एक एक करके देख लें। यदि आपकी समझ में आ जाएंगे जहाँ तक है, यदि नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। बेल आइकॉन यदि जो कोई नए जुड़े हैं और बेल आइकॉन इम्प्रेस नहीं किया तो वो भी दबा के रखें। इससे क्या होगा कि यदि आपको के पास कोई वीडियो है उसको आपको सर्च मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कब नई वीडियो अपलोड हो रही है या कब बनेगी। आपको तो सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको बेफिक्र होकर रहना, आप बेल आइकन दबा लें। और सब्सक्राइब कर तो मेरा एक ही रूल रहता है कि आप JF लॉ क्लासेस के परिवार के सदस्य हैं तो सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब तो अपने आप ही कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।